एजुकेशन मोरेना में छात्रों आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए एक बार पुनः फिर पर्यावरण की क्लास लेकर हाजिर हूं और आज मैं आपको पर्यावरण की क्लास में वायुमंडल के बारे में पढ़ाऊंगा। वायुमंडल के बारे में पढ़ाते हुए हम ये सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर वायुमंडल है क्या, वायुमंडल का रासायनिक संगठन क्या है और वायुमंडल का मानव के जीवन पर या जीव जंतुओं पर या हमारी इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। और वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो गैस हमारे लिए क्या करती हैं, कितना लाभदायक है, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम ये भी पढ़ेंगे। और हमारे वायुमंडल की कितनी संरचनाएं हैं आज हम ये भी पढ़ेंगे। तो बच्चों देखें हम सबसे पहले कि वायुमंडल क्या है। पहला टॉपिक, पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ गैसीय आवरण है, सिंपल भाषा में पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को या गैसीय जो आवरण है क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल का अगर हम रासायनिक संगठन देखें तो वायुमंडल का रासायनिक संगठन देखते समय हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, और ये नाइट्रोजन जो गैस है हमारे वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। अगर मैं वहीं ऑक्सीजन की बात करूं, O2 की बात करूं, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन गैस है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है। दूसरी अगर देखा जाए, ऑक्सीजन गैस हो गया, तीसरा है आर्गन। आर्गन जो गैस है हमारे वायुमंडल में लगभग 0.93% पाई जाती है। आर्गन के अलावा देखा जाए तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है, ये जिम्मेदार। ठीक, इसके अलावा कुछ अक्रिय गैसें हैं जैसे जीनोन, क्रिप्टॉन, सल्फर, ये सब कैसी गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। और हमारे वायुमंडल में इस तरह की जो गैस हैं वो अल्प मात्रा में पाई
जाती हैं और जिनका हमारे जीवन में प्रभाव तो है लेकिन उतना ज़्यादा व्यापक नहीं है। अगर मैं सबसे पहले इन गैसों में अगर मैं नाइट्रोजन N2 की बात करूं तो ये N2 हमारे वायुमंडल में आपने अभी देखा कि 78% पाई जाती है, लेकिन इस ज्वलन की तीव्रता को क्या कर दी है, मंद करती है। और तीसरा इसमें देखा जाए ये नाइट्रोजन जो गैस है ये जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण कैसे है वो देखा जाए। अगर मैं ये कहूं कि अगर हमारे इस पृथ्वी के वायुमंडल में अगर हमने बात की कि जो ऑक्सीजन गैस 21% है, मान के चलिए ऑक्सीजन गैस 21% न होकर के 78% होती तो एक माचिस की तीली इस समस्त पूरी पृथ्वी को जला करके राख कर देते, क्योंकि यही वो गैस है ये ज्वलन की तीव्रता को मंद करती है, मतलब जो जलने की क्षमता है उसको नियंत्रित करती है। दूसरा अगर मैं कहूं ऑक्सीजन गैस O2 जीवनदायिनी गैस, इस पृथ्वी पर अगर जीव है, जंतु है, पेड़ पौधे हैं तो इसकी वजह है ऑक्सीजन, इसको हम जीवनदायिनी गैस। दूसरा इसमें पॉइंट हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में 21% पाई जाती है, लेकिन ज्वलन की मात्रा, अब ये जो गैस है ये ज्वलनशील गैस है, मतलब इस गैस की जलने की क्षमता सबसे अधिक तीव्र है। ये गैस हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगित है, हमको जीवन प्रदान करती है। अगर ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस नहीं होती तो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है क्या जीवन संभव होता। लेकिन दूसरी इसमें गैस देखा जाए CO2, CO2 के बारे में बताया कि CO2 जो गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार। दूसरी बात, हमारे वायुमंडल को क्या करती है, गर्म करती है। अब गर्म कैसे करती है देखा जाए, ये मान लो ये हमारा स्थल खंड है जिस खंड पर हम रहते हैं, और इसी के इस भाग में ये मान लिया। अब ये गैस क्या करती है, ये गैस पृथ्वी के तापमान को, पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है। क्योंकि अब प्रश्न उभर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि क्यों हुई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि इस अब वृद्धि के जिम्मेदार अब वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है, चिमनी से निकला धुआं। इसके अलावा वृक्षों की कटाई, ये भी एक जिम्मेदार है।
क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन पौधे क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, श्वसन लेते हैं और पुनः उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो नियंत्रित बनी रहती है। ठीक इन्हीं गैसों में मैं एक गैस की बात करूंगा, वो गैस है आपकी ओजोन गैस। ओजोन गैस, कुछ लोग ओजोन इसको परत भी कह देते हैं। यह जो गैस है लगभग 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। अब ये ओजोन जो गैस है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैगनी किरणों को रोककर वापस भेज देती है। अगर शायद सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें अगर हमारे यहाँ आती, अल्ट्रावायलेट या पैरावैगनी जो विकिरण है, अगर ये शायद पृथ्वी तक आता तो शायद जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि सूर्य की पैरावैगनी विकिरणों के आने से मनुष्य में त्वचा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। हाल ही के वर्षों में देखा गया अंटार्कटिका में, वहां पर उन्होंने वायुमंडल में देखा कि ओजोन जो परत है, ओजोन जो लेयर है, उस लेयर में एक छिद्र हो गया है और वह छिद्र बहुत बड़ा हो गया है और उस छिद्र की भरपाई करने में लगभग 100 वर्ष का समय भी लग सकता है। ये ओजोन परत क्या करती है, सूर्य की किरणों को रोक लेती है और रोक करके उसी माध्यम में वापस लौटा दिया। इसलिए हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षा कंबल, जिस प्रकार हम सर्दी से बचने के लिए कंबल का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमें सूर्य की किरणों से बचाने के लिए कंबल की भांति कार्य करती है। इसलिए इसे हम जीवनदायिनी भी गैस कह देते हैं। अब हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल की संरचना सबसे पहले देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और बाह्य मंडल। ये क्षोभ जो मंडल है वो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये क्षोभ मंडल की जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई है वो तुम्हारी कहां पर है, विषुवत रेखा पर या भूमध्य,
क्योंकि विषुवत रेखा को मैं पिछली क्लास में भूमध्य रेखा को बता चुका हूं कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच कहां से, चाहे पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई आड़ी रेखाओं को हम भूमध्य रेखा, आड़ी रेखा को भूमध्य रेखा कह देते हैं हम। लेकिन इसकी जो ध्रुवों पर ऊंचाई है, देखा जाए औसत ऊंचाई, इसकी क्षोमंडल की औसत ऊंचाई है 12 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों पर ऊंचाई क्या होगी इसकी, 8 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, अब देखा जाए ये समताप मंडल की ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर हो जाएगी, मध्यमंडल की 50 से 80 किलोमीटर हो जाएगी, और 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल मिलेगा, और 640 से ऊपर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहिर्मंडल या बाह्यमंडल मिल जाएगा आपको। ठीक, क्षोभमंडल को हम ट्रोपोस्फियर कह देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्षोभमंडल की चर्चा करते हैं। क्षोभमंडल के बारे में, ऊंचाई की ओर जाने पर ऐसे कर लो, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर हम क्षोभमंडल में जैसे ही 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ठीक, दूसरी बात, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं मौसम संबंधी समस्त घटना या घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। ठीक, दूसरी बात, वर्षा को मैं बादल, धूल, आंधी, जलवाष्प सभी क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। ठीक, अगर मैं समताप मंडल की बात करूं तो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है। समताप मंडल में क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि वायुयान चालक इसी मंडल में अपना यान उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक, समताप मंडल में ही लिख लेंगे, डायग्राम में ही, फ्लो चार्ट में ही,
18 से 35 किलोमीटर की, यहां मत लिखो, यही लिख लेते हैं हेडिंग नंबर 2 पे। समताप मंडल में देखोगे 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी तक नहीं आने देती है। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए सुरक्षा कंबल का कार्य करती है। ठीक, मध्यमंडल, समताप मंडल में ही दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर पुनः तापमान में वृद्धि होने लगती है। ठीक, अब देखिए मध्यमंडल, मध्यमंडल जो है मीजोस्फीयर, अब मीजोस्फीयर है, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ऊंचाई की ओर जाने पर, ऊंचाई की ओर जाने पर पुनः तापमान में कमी होगी और जैसे जैसे 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचोगे तापमान हो जाएगा -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसमें तापमान क्या होता है, प्लस होता है, इसमें माइनस सेंटीग्रेड होता है। इसमें तापमान क्या होता है, माइनस का सेंटीग्रेड होता है, मतलब घटता है। क्षोमंडल तापमान घटेगा, समताप मंडल बढ़ेगा, मध्यमंडल में फिर घटेगा तापमान, और आयन मंडल में क्या होगा, ऊंचाई की ओर जाने पर पुनः तापमान बढ़ने लगता है। ठीक, दूसरा इसमें देखा जाए
आयन मंडल, ये आयन मंडल जो है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस मंडल में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। अब रेडियो तरंगें कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक। अब देखिए, बहिर्मंडल या बाह्यमंडल, इसमें क्या होता है कि यह जो मंडल है वो 640 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर पाया जाता है। लगभग 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। इस मंडल में क्या होता है? वायु विरल मात्रा में पाई ठीक। अब देखिएगा, एक बार मैं पुनः समझा दूं फिर आपको, एक बार रिपीट कर देता हूं। अब प्रश्न उभरता है कि वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे, अगर मैं वायुमंडल की संगठन की बात करूं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग 78% पाई जाती है, जो जलने की गति को क्या करती है? मंद कर देती है। दूसरी बात, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है, दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है, लगभग 20.95% पाई जाती है, तो 21 ही माना जाएगा। अब जो ऑक्सीजन गैस है प्राणदायिनी गैस है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, शीघ्र ही जलने वाली गैस है। लेकिन अगर कहीं एक छोटी सी चिंगारी जला दी जाए तो एक छोटी सी चिंगारी हमारी, अगर ये मात्रा में सर्वाधिक होती तो एक छोटी सी चिंगारी इस सारी पृथ्वी को जला करके राख कर देती। दूसरी इसमें पाई जाने वाली जो गैस थी वो आर्गन थी, 0.93% पाई जाती है। तीसरी गैस जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब कुछ अन्य अक्रिय गैसें हैं, जैसे जीनोन है, क्रिप्टॉन है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इस तरह की तमाम जो गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल में बहुत कम, अल्प मात्रा, मतलब अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अगर मैं वायुमंडल की संरचना की बात करूं तो वायुमंडल में एक तो गैस ओजोन गैस यहाँ पाई जाती है, जो लगभग 18 से 35 किलोमीटर, कई लोग 23 से 32 मान लेते हैं, कई बुकों में दिया है, लेकिन 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में एक ओजोन परत का भी एक ओजोन मंडल पाया जाता है, और उस ओजोन मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक। अब अगर हम वायुमंडल की संरचना की बात करें
तो वायुमंडल में क्या होता है कि इस मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडल संरचना करें तो यह मंडल लगभग 5 भागों में बटा है। क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल या बहिर्मंडल। समताप मंडल जो है वो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, लेकिन इसकी क्षोमंडल की 18 किलोमीटर जो ऊंचाई है वो कहाँ पर है, विषुवत रेखा पर है। लेकिन ध्रुवों पर क्षोमंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग 8 किलोमीटर है, और दोनों को एवरेज मान करके क्षोमंडल की ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। क्षोमंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान में कमी आएगी। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे हम पहुंच जाएंगे तो क्षोमंडल का तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ठीक, क्षोमंडल में एक और बात यह है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जैसे जलवाष्प है, धूल है, आंधी है, कोहरा है, ओस है, वर्षा है, बादल है, तूफान है, इस तरीके से सारे जो चीज़ें हैं मौसम संबंधी सारी घटनाएं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। दूसरा जो मंडल है वो समताप मंडल है। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य में है। इस मंडल में क्या होता है कि फिर हम जैसे से फिर ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई की ओर जाने पर पुनः तापमान में वृद्धि होने लगती है। लेकिन समताप मंडल की एक और खास विशेषता यह है कि इस मंडल में मौसम एकदम शांत रहता है, साफ रहता है, और जितने भी वायुयान चालक हैं वो वायुयान चालक इसी मंडल में अपना यान उड़ाना पसंद करते हैं। तीसरा अगर मंडल हम देखें तो मध्य मंडल या मीजोस्फीयर है। और मीजोस्फीयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान में फिर कमी होगी, और जैसे ही हम 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो यहां तापमान घट करके -100 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। तीसरा है आयन मंडल, चौथा है आयन मंडल। आयन मंडल में जैसे हम फिर बढ़ेंगे ऊपर की तरफ तापमान फिर बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो इसमें कुछ रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, जैसे A, B, C, D, E, F, G, इन तरंगों के नाम दे दिए गए हैं। इस तरह की तरंगें इस आयन मंडल में पाई जाती हैं। दूसरी बात, आयन मंडल में एक और चीज इंपोर्टेंट है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी देने वाले जितने भी उपग्रह हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो हमारी, जैसे हम वर्षा की भविष्यवाणी करते हैं कि अगले 3 दिनों में उत्तर भारत में वर्षा घनघोर होगी, आज आंधी आएगी, ओला पड़ने की संभावना है, कोहरा, सर्दी बढ़ेगी। तो इस तरह की जो घटना हमको मिलती हैं, सूचनाएं जो मिलती हैं, तो उन सूचनाओं को हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं, तो हम उन सूचनाओं को हम सुदूर संवेदी उपग्रहों से इकट्ठा करते हैं। और इन उपग्रहों को, जो कृत्रिम उपग्रह हैं, मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं, और ये सब आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। अगर मैं बहिर्मंडल या बाह्य मंडल की बात करूं तो यह इस मंडल में कुछ नहीं है, 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में पाया जाता है। और बहिर्मंडल या वायुमंडल में वायु विरल मात्रा में पाई जाती है। दूसरा अगर हम टॉपिक ले रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, अब प्रश्न उभरता है
कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो हमारे लिए क्या संकट पैदा कर रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव को हम एक हरित ग्रह प्रभाव भी बोल देते हैं, और सामान्यतः हरित ग्रह जो प्रभाव होता है वो एक कांच का बना होता है। एक ऐसा कमरा या एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें बाहर की अपेक्षा अंदर का तापमान अधिक होता है। एक बेसिकली एग्जांपल ले लीजिए, आप छात्र इसमें बैठे हो सभी, और सभी छात्र इसमें पढ़ रहे हो, तो अंदर का तापमान, क्योंकि जो बच्चे बैठे हैं इसमें, तो बच्चों के बैठने से मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से कमरे का जो तापमान होगा बाहर के तापमान से अधिक हो जाएगा अगर उसमें हम पंखा और कूलर नहीं चलाएंगे तो। इसी में है पहला पॉइंट, हरित ग्रह। यह सामान्यतया कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो सामान्यतः कांच का बना हुआ एक घर होता है, या एक कक्षा होता है, या एक कमरा होता है। कांच का बना एक कक्षा होता है जिसमें अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक होता है। ठीक, अब प्रश्न आ जाता है, सामान्यतः इस तरह के घर ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सौर विकिरण द्वारा आने वाली या जो आने वाली ऊष्मा या सूर्य से आने वाली अवरक्त किरण के रूप में कक्षा के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब सौर विकिरण से पहले मैं क्या करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं सौर विकिरण के द्वारा, और सौर विकिरण तो क्या होगा, ऊष्मा सौर विकिरण के द्वारा या सौर विकिरण द्वारा ऊष्मा सूर्य से आने वाली ऊष्मा क्या होती है कि सूर्य से आने वाली अवरक्त। अब अवरक्त का मतलब क्या होता है, किरणों के रूप में। अब कांच क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करेगा तो अंदर वाले भाग को, सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करेगा और अपने अंदर वाले भाग को वो क्या कर देगा, गर्म कर देता है। तो सौर विकिरण द्वारा ऊष्मा सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों के रूप में
अवरक्त किरणों के रूप में कक्षा के अंदर या कमरे के अंदर, कांच के घर के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। हमने देखा कि हरितगृह या ग्रीन हाउस प्रभाव को जानने के लिए हम सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव हम करते क्या है कि हम एक कांच का एक घर बनाते हैं या कांच का एक बॉक्स बनाते हैं। और एक कांच का बॉक्स इसमें क्या होता है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलेगा तो कांच गर्म होगा, कांच सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करेगा और कांच का जो अंदर वाला भाग है या कांच की जो अंदर की कक्षा है वो गर्म हो जाएगी। और इस तरह के सामान्यतः जो घर होते हैं वो ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सौर विकिरण द्वारा सूर्य से आने वाली जो अवरक्त किरणें हैं या अवरक्त किरणों के रूप में जो कक्षा के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है और पृथ्वी के वायुमंडल इसी प्रकार कार्य करता है। मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल भी इसी तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार क्या है? ओजोन परत में छिद्र होना। क्योंकि क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पृथ्वी के वायुमंडल को भी क्या करती है? गर्म कर देती है। जब पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो एक कमरे के भांति उस पृथ्वी के वायुमंडल का भी तापमान हो जाएगा। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है कि एक तो औद्योगिकीकरण, हमने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, मिल, इंडस्ट्रियल हब तैयार किया हमने, और हमने फैक्ट्रियों को तैयार करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की, हमने वनों का विनाश किया। तो वनों का जब विनाश किया तो पृथ्वी पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, औद्योगिकीकरण, एवं शहरीकरण, अब हमने क्या किया कि एक तो इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग हमने तैयार किए। आजकल शहर देखा जाए तो शहर बहुत बढ़ रहे हैं, लोग गांव से पलायन करके शहर की ओर भाग रहे हैं। शहरीकरण के कारण वनोन्मूलन होता है, वनोन्मूलन होता है। अब जैसे जैसे शहर बढ़ेंगे तो आसपास के क्षेत्र में वन होंगे, उन वनों को साफ कर दिया जाता है, जिससे वनों का अंत हो जाता है। अब वनोन्मूलन होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और एवं N2O नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में उत्सर्जित हो जाते हैं। मैंने क्या कहा कि औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्रियों से, चिमनियों से धुआं निकला, हमने ज़्यादा मात्रा में 4 पहिए की गाड़ी खरीदी, मोटरसाइकिल, ट्रक खरीदे, बस खरीदी, उनसे धुआं निकला और उन धुआं से, उस धुएं के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाती है। इसमें एक और पॉइंट हो जाएगा कि शाकाहारी जंतु
बहुत मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जित शाकाहारी जंतु वातावरण में बहुत अधिक मात्रा मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। और यह मीथेन गैस पृथ्वी के वायुमंडल को हरित गृह में परिवर्तित कर देती है। मतलब शाकाहारी जंतु क्या करते हैं, वातावरण बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं, और यह जो मीथेन गैस है पृथ्वी के वायुमंडल को हरित गृह में परिवर्तित कर देती है। ठीक। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के वायुमंडल में भले ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई हो, मतलब भले ही 100 साल में पृथ्वी के वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, फिर भी इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर 100 साल में बढ़ा है, अगर कहीं 2-3 बढ़ गया तो फिर भी इसके गंभीर परिणाम हुए हैं। अब गंभीर परिणाम क्या हुए? नंबर 1, बर्फीली चोटियां, या हिमनदों का पिघलना। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? बर्फीली जितनी भी चोटियां हैं, चाहे वो गोमुख हिमानियां हो, चाहे वो यमुनोत्री हिमानी हो, चाहे वो मानसरोवर झील के पास जितनी भी हिमानियां हैं, चेमांगडोंग हिमानी है, चाहे वो सतलज नदी से हिमानी से निकलती है वो हिमानी हो, चाहे वो सिंधु नदी जिस हिमानी से निकलते वो नदी हो, लेकिन ये हिमानियाँ जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो स्वतः ही पिघलेंगी, और जब स्वतः ही पिघलेंगी तो क्या होगा? पिघलने से या तो पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, बाढ़ आएंगी, तथा समुद्र के जल स्तर का बढ़ना या ऊपर उठना। दूसरा हो जाएगा मौसम का या मौसमों का
विचित्र व्यवहार। देखा होगा आपने, जब मौसम विचित्र व्यवहार कैसे करता है, जब वर्षा होनी होती है तब तो वर्षा होती नहीं है, और जब वर्षा होना नहीं चाहिए तब वर्षा होती है। जैसे वर्षा ऋतु का भारत में समय जुलाई से प्रारंभ होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। वैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर होता है, लेकिन वर्षा इन महीनों में ना हो करके दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में हो, तो इस तरह का मौसमों का विचित्र व्यवहार। सर्दी का मौसम है, सर्दी कम पड़ रही है, गर्मी अधिक पड़ना, ये विचित्र व्यवहार हो जाएगा। गर्मी का मौसम है, गर्मी कम पड़ेगी, सर्दी का पड़ना, ये विचित्र व्यवहार हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा फसलों का समय से पहले पकने के कारण दानों का आकार व उत्पादन का कम हो जाना। ठीक, इसमें चौथा पॉइंट ये हो जाएगा, कुछ मछलियों के अंडों से बच्चों का मुश्किल से निकलना। ठीक, अब देखिए एक बार फिर समझेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव को हम हरित गृह प्रभाव भी, ग्रीन हाउस प्रभाव को हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। यह सामान्यतः कांच का एक बना घर होता है, कक्षा या घर होता है, जिसमें अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक होता है। सामान्यतः इस तरह के जो घर होते हैं वो ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। सौर विकिरण के द्वारा ऊष्मा सूर्य से आने वाली, सौर विकिरण जो ऊष्मा है सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों के रूप में कक्षा के अंदर अवशोषित कर ली जाती है। अब इसमें पहला पॉइंट वजह क्या हो रही है। एक तो हमने किया औद्योगिकीकरण, हमने ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्री स्थापित की, ज़्यादा मात्रा में वाहन खरीदे, जिनसे तमाम तरह के धुएं निकले। उन धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, मीथेन गैस का निर्माण हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, और ये गैस हमारे वाहनों के धुएं के रूप में निकलती है, जो हमारे पृथ्वी के वातावरण के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और हमारे वातावरण में मिल जाती है। और ये वातावरण में मिलकर के हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। भले ही आज से लगभग 100 वर्ष से लेकर आज तक पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, लेकिन इसके भी हमें गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं। अब परिणाम हमको कैसे मिले हैं कि जैसे हिमनदों का पिघलना, क्योंकि विश्व की अधिकांश जितनी भी नदियां हैं वो हिमानियों से निकलती हैं। ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो हिमानियाँ पिघलेंगी, और हिमानियों के पिघलने से नदियों में ज़्यादा पानी आएगा। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि व्यापक तौर पर बाढ़ आएगी, और वही बाढ़ का पानी समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। और इसमें सेकंड पॉइंट है कि मौसमों का विचित्र व्यवहार, क्योंकि हमने ज़्यादा औद्योगिकरण किया है इसलिए मौसम भी हमारे साथ
खिलवाड़ कर रहा है। देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है तब गर्मी ज़्यादा न पड़ करके मौसम ठंडा बना रहता है, या जब सर्दी पड़नी होती है तब सर्दी नहीं पड़ती है, सर्दी बहुत कम मात्रा में पड़ती है। तो इस तरह मौसम का एक विचित्र व्यवहार होता है कि जब वर्षा ऋतु में होनी है वो वर्षा ऋतु में न होकर के गर्मियों के महीनों में होती है। तो इस तरह का जो प्रकृति का व्यवहार है वो मौसमों का विचित्र व्यवहार के रूप में जाना जाता है। इसमें एक और पॉइंट है कि फसल का समय से पहले पक जाना। अगर फसल समय से पहले पक जाएगी तो उसका दाना है फसल का वो छोटा रहेगा, उसके आकार में कमी आएगी और उस फसल की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। इसमें लास्ट पॉइंट और है कि कुछ मछलियों के अंडे होते हैं और इसी प्रभाव के कारण उन मछलियों के अंडों से बड़ी मुश्किल से बच्चे निकल पाते हैं।